हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। और आज हम आपके लिए एक ऐसा स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक की तैयारी मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में कोई उस टॉपिक की तैयारी करवाता भी हो। और टॉपिक है केस स्टडी। तो इससे पहले क्या होता है, इससे पहले जितनी भी केस स्टडी आती थी पहले सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में। लेकिन एचयू बोर्ड ने क्या किया, पिछले साल से एचयू बोर्ड ने भी इस पैटर्न को फॉलो किया है, सीबीएसई वाला पैटर्न। उसमें न्यूमेरिकल सेशन थोड़ा ज्यादा डाल दिया है, तो केस स्टडी भी उन लोगों ने डाल दी है। और अब केस स्टडी क्या होगा, केस स्टडी ऐसा नहीं कि इससे पहले आपने कोई ऐसा काम नहीं किया था। आप इंग्लिश का जो एग्जाम देते थे, इंग्लिश का जो आपका पेपर होता था, उसमें क्या होता था, एक पैराग्राफ होता था और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको 3-4 क्वेश्चन करने होते। तो बस केस स्टडी सेम है। सेम केस स्टडी में क्या होगा कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक से, और अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका जो पेपर है वो सेट होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है आपका चैप्टर कौन सा, चैप्टर सेकंड। फर्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला जो आपका चैप्टर है, ये वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मार्च 2026 में जो आपको केस स्टडी देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले टॉपिक से। इसी चैप्टर से ही आपको केस स्टडी देखने को मिलेगी। तो यहां पर देखिए, केस स्टडी के बारे में अगर हम बात करें तो कितने मार्क्स की रहेगी, ये रहेगी 4 मार्क्स की। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर था सीरीज ए, बी और सी, 3 सीरीज। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक के पार्ट 1 में +2 फिजिक्स में सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में अगर आप उस चैप्टर में जाओगे तो चैप्टर के लास्ट में पेज नंबर 76 में आपको देखने को मिलेगी समरी। ठीक है ना, जो चैप्टर के लास्ट में जो एक समरी होती है, ब्लू कलर का ये आपको पेज देखने को मिलेगा। तो उस चैप्टर से क्या था, उस चैप्टर से उन लोगों ने जो स्टेटमेंट थी, डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा दी थी। उस पेज पे कम से कम 9 से 10 स्टेटमेंट है, उसमें से उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट उठाई थी और उसके अकॉर्डिंग क्या किया था, एचयू बोर्ड वालों ने क्वेश्चन तैयार किए थे, 4-4 क्वेश्चन। इस साल क्या होगा, इस साल उसी पेज में से जितने भी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया है कि आपके लिए एक केस स्टडी तैयार की। जो पिछली साल आई थी केस स्टडी सीरीज ए, बी और सी में, उनको भी हम लोग क्या करेंगे, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर। तो देखिए, सबसे पहले केस स्टडी होती क्या है। केस स्टडी में क्या होगा, केस स्टडी में आपको एक टॉपिक से रिलेटेड एक पैराग्राफ मिलेगा, उसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखी होगी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा होगा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा होगा, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होंगे। और उसके अकॉर्डिंग आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे, 4 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे और उसमें जो कुछ यूज होगा वो पैराग्राफ से ही यूज होगा। कभी कभार ऐसा आ सकता है कि थोड़ा बहुत नॉलेज भी आपको चाहिए। तो इसके बाद देखिए, इसमें आपको एक, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी न्यूमेरिकल टाइप भी देखने को मिलेगा, छोटे से न्यूमेरिकल होंगे जिसमें फॉर्मूला यूज किया जाएगा स्टेटमेंट का। और उसके कुछ क्वेश्चन इसमें से आपको थ्योरी के भी देखने को मिलेंगे। और ऐसा जो रेशियो है, रेशियो ये रहेगा कि 2 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल टाइप देखने को मिलेंगे और 2 क्वेश्चन आपको थ्योरी बेस्ड देखने को मिलेंगे। तो जितने भी केस स्टडी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हम आपके लिए, जैसे मैंने पहले बताया था, हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 केस स्टडी। और 9 केस स्टडी आपने सारी केस स्टडी पढ़नी है। और 95% केस में क्या होगा, 95% केस में जो केस स्टडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, 95% जो चांस है वो यही केस स्टडी होगी। इसके अलावा अगर कोई केस स्टडी आए तो एनसीईआरटी का एक आधा एग्जाम्पल आपने कर लेना है, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आपने कर लेने। बाकी 95% मैंने आपसे ये बोल रहा हूं कि यही सेम स्टेटमेंट ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, पहली केस स्टडी क्या है, पहले केस स्टडी में लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E is 0 in the interior conductor just outside the surface of the charge conductor E is normal। तो यहां पर देखिए, मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है कि इंटीरियर जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है किसी कंडक्टर की। ये आपको पहला पॉइंट आना चाहिए कि भाई कोई भी कंडक्टर हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। ये आपको आना चाहिए। लेकिन आउटसाइड द सरफेस क्या होता है, चार्ज कंडक्टर, ये होता है नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है जी। फिर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसके इक्वल, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर एन कैप है यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन क्या करता है,
डायरेक्शन को बताता है, ठीक है ना, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, एंड एस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एस लिखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यहां पर देखिए चार्ज इन ए कंडक्टर कैन रिजाइड्स ओनली एट इट्स सरफेस। एक तो ये पता होना चाहिए, देखो चार बातें पढ़ी हमने यहाँ पे, यहाँ पर हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, पहला पॉइंट पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो कंडक्टर के अंदर। दूसरा पढ़ा जी नॉर्मल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से, मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। तीसरा तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा, क्या पढ़ रहे कि चार्ज जो रिजाइड करता है वो सरफेस पे करता है। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर, पोटेंशियल क्या रहता है, पोटेंशियल रहता है कांस्टेंट विद इन, और एंड ऑन द सरफेस ऑफ, सरफेस और इनसाइड क्या रहता है, कांस्टेंट। और एक और पॉइंट है कैविटी वाला पॉइंट। कैविटी वाले पॉइंट में क्या है, कैविटी विद इन द कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है इस तरह से, अगर कोई कंडक्टर बीच से खाली है तो क्या होगा कि अगर कोई कंडक्टर कैविटी क्रिएट कर रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो। तो ये सारे पॉइंट देखिए, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। तो इसके बाद देखिए कि इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहां पर 4 क्वेश्चन है, यही नॉलेज लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है अ चार्ज कंडक्टर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, और द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज नियरली। तो इसके लिए आपको कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर फॉर्मूला गिवन था, बस फॉर्मूला लगा देंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा गिवन था, और सिग्मा की जगह आपने लिखना है, सिग्मा है जी 4.4 इंटू 10⁻⁻⁶, और इसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू क्या है कि 10 पावर ये बनेगा, देखिए ये बनेगा 44, ये बनेगा 0, ये बनेगा 885 इंटू 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ में से जब हम इसे, ये बनेगा 4400 और 885 इंटू 10⁻⁵, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू 10⁻⁵, जो इसके बिल्कुल क्लोज है। और यहां पर देखिए ए बी, तो ये है सी ऑप्शन, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बस आपको पैराग्राफ है उसको केयरफुली पढ़ना है, उसके अंदर ही फ्री के नंबर है ये। अब यहां पर देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद इन अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो हमने पढ़ा था कि इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पर देखिए वाली लाइन, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन, मतलब पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि जी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल कहां है, कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, उनका जो इफेक्ट है, नेट फोर्स का इफेक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं यूज होनी चाहिए। यहां पर देखिए वेयर डू एक्सेस चार्ज रिसाइड्स इन अ चार्ज कंडक्टर, तो ये भी यहां पर गिवन था इसमें पैराग्राफ में कि कहां पर रहता है जी चार्ज रहता है, एक्सेस चार्ज कहां पर रहता है, एक्सेस चार्ज रहता है आउटर सरफेस पे। तो इसका जो आंसर होगा, इसका होगा ओनली ऑन दी सरफेस पे रहता है चार्ज, वॉल्यूम के अंदर नहीं रहता चार्ज, ना सेंटर पे रहता है ना ही कैविटी में रहता है। और फोर्थ देखिए, फोर्थ में लिखा था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो इसमें हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कैसे होती है, ये होती है आउटवर्ड नॉर्मल टू दी सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल टू दी सरफेस। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा नॉर्मल तो होती है और ये क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल टू दी सरफेस। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अगर आपको क्वेश्चन चेंज करके दे कि जो कंडक्टर के ऊपर है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो देखो जब तक मेंशन ना किया जाए तो तब आपने पॉजिटिव कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको मेंशन कर दिया जाए कि जो कंडक्टर के ऊपर चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के केस में होगा नॉर्मल तो होगी लेकिन होगा इनवर्स, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है ना, इनसाइड की तरफ आती है, इनवर्स आती है। तो बस, लेकिन आपने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही चलना, तो आपने ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो ये देखिए सारे क्वेश्चन ये फ्री के नंबर है
और फ्री के नंबर कब मिलेंगे, जब आप पैराग्राफ को, आप उस केस स्टडी को क्या करोगे, सही ढंग से एनालाइज करोगे, तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब चलते हैं सेकंड केस स्टडी की तरफ। तो देखिए सेकंड केस स्टडी की भी अगर बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये केस स्टडी भी हमने उसी जगह से उठाई है जहां से एच वालों ने लास्ट ईयर एक केस स्टडी उठाई थी। तो इसमें भी पैराग्राफ है, पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ लेकिन बिल्कुल आसान है। तो पैराग्राफ को ही हमने बिल्कुल ध्यान से हमने पैराग्राफ को पढ़ना है। तो पैराग्राफ में क्या लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। एक पॉइंट आपने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। और कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस होती है जो किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुई, मैग्नेटिक फोर्स हुई, ये सारी फोर्स कंसीडर की जाती है किसमें, ये कंसीडर की जाती है कंजर्वेटिव फोर्सेस में। और फ्रिक्शन हुआ, विस्कस ड्रैग हुआ या विस्कोसिटी हुई, कुछ ऐसी ऐसी चीजें वो कंसीडर की जाती है किसके लिए, वो कंसीडर की जाती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। अब देखिए यहां पर इसके बाद देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन फोर्स क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम अ पॉइंट R टू अ पॉइंट P। तो यहाँ पे वर्क डन का एक फॉर्मूला गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। फिर लिखा है इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इक्वल फोर्स में, तो यहां पर देखिए दूसरा देखिए क्या लिखा है, और उसके बाद लिखा है विच इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज Q बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल। ये वाला फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है। फिर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द वर्क डन बाय चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एक तो ये याद होना चाहिए। और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज आर्बिट्री टू विद इन एंड एडिटिव कांस्टेंट सिंस इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसके पास क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। फिर ये पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज चोजन टू बी जीरो देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अगर हम लोग जो पोटेंशियल के लिए क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। अगर हम लोग पोटेंशियल में इन्फिनिटी को चूज करते हैं तो जो दूसरा हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होता है जीरो। तो रेफरेंस पॉइंट पे देखो तो दूसरा जो पॉइंट बनता है, तब एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने, ऐसे पोटेंशियल होता है 2 पॉइंट का जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो एक पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं इन्फिनिटी, और एक पॉइंट जिस पॉइंट पे पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो सिंगल। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए ये वाला फॉर्मूला, और डिफरेंस के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन इस तरह से आपको केस स्टडी देखने को मिली, जैसे 2 न्यूमेरिकल आए और 2 आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू 2 कूलम इज मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट 10 वोल्ट टू 30 वोल्ट। ये बोल रहे कि एक चार्ज था, वो था 10 वोल्ट पे, 10 वोल्ट से उसको ले गए, कहां पर ले गए, उसको ले गए जी 30 वोल्ट की तरफ। 10 वोल्ट से कहां पर ले गए, 30 वोल्ट। ये इसका इनिशियल पॉइंट और ये इसका A से B चार्ज को लेके। और अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो फॉर्मूला आएगा Q इनटू, तो यहां पर देखिए इसमें आएगा फाइनल पॉइंट है V और ये वाला पॉइंट आएगा इनिशियल पॉइंट। तो W इज इक्वल टू चार्ज जगह 2 और V आएगा जी 30 माइनस 10, और ये जो आंसर आएगा ये आएगा 40। तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि हम लोग वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का निकालेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 40 जूल। तो यूज क्या किया गया, यूज यही फॉर्मूला यूज किया। सेकंड देखिए, सेकंड में लिखा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 0.5, ये दिया है R, और फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला कौन सा, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। पॉइंट चार्ज के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है जी V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। वैल्यू डाल देते हैं, तो Q की जगह है 9 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है 9 इंटू 10⁻9। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय, और R कितना है 0.5, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है।
अगर आर क्या होता, अगर सेंटीमीटर में होता तो आपको इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना है। इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद आएगा जी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो आपस में कट जाएगा, तो ये बनेगा 81 810 अपॉन 5, तो ये आएगा 162। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन बी रहेगा जी हमारा राइट आंसर। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाई इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज कंसीडर्ड आर्बिट्री। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। तो ऑर्बिट्री का मतलब है कि ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप इन्फिनिटी लोगे तब भी इसका आंसर ये सेम देगा सिंगल पॉइंट के लिए, और अगर आप कोई और पॉइंट लोगे तब भी आंसर क्या देगा, सेम देगा। तो इसलिए आप ले सकते हो कि ओनली पोटेंशियल डिफरेंस हैज फिजिकल मीनिंग। पोटेंशियल डिफरेंस हैज फिजिकल मीनिंग का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए आपकी हाइट, ठीक है ना, जितनी भी आपकी हाइट है, अगर आप उसको ग्राउंड फ्लोर पे मेजर करोगे तब भी आपकी हाइट सेम रहेगी। मान लीजिए आपकी हाइट 5 फुट है, लेकिन अगर आप थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे जाकर अपनी हाइट को मेजर करते हो, रेफरेंस पॉइंट आपने चेंज किया, क्योंकि आप ग्राउंड फ्लोर से कहां पर आ गए, आप आ गए फोर्थ फ्लोर पे। तो फोर्थ फ्लोर पे आने के बाद जो आपने अपनी हाइट मेजर की, हाइट जो मेजर की, रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट था, लेकिन आपकी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी हाइट सेम रहेगी, रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट था। एक बार आपने ग्राउंड से मेजर किया था, एक बार आपने थर्ड और फोर्थ फ्लोर से मेजर किया था, तो आपके जो हाइट पे उस पर कोई फर्क नहीं आया। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंस की वजह से। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि ओनली पोटेंशियल डिफरेंसेस फिजिकल मीनिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की वजह से कोई ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड रहती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि पहला ही पॉइंट था, तो इसमें क्या लिखा है कि इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, फिर क्या वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, फिर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप टिक करेंगे किस पे, सी पे टिक करना है। ओके जी, तो देखिए थर्ड केस स्टडी में क्या लिखा है, थर्ड केस स्टडी में लिखा है इफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ इंसुलेटिंग सब्सटेंस। तो इंसुलेटिंग सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। The electric field due to charged plate induces a net dipole moment in dielectrics. This effect called polarization। और जो पोलराइजेशन होती है वो होती है, क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक एंड हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज दस रिड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं रिड्यूस्ड। और फिर उसके बाद लिख रहे हैं कि consequently the capacitance C increases from its value C naught when there is no medium, और कैपेसिटेंस बन जाता है C is equal to K times of C naught where K is the dielectric constant। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इनिशियल थी E naught, तो E naught थी इसकी इनिशियली थी इसकी E naught। फिर ये बोल रहे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 के साथ। तो जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो होगी कम, वो रिड्यूस हो जाएगी, उसका फॉर्मूला होगा E naught अपॉन K। तो जो इनिशियल है E naught और K की जगह आएगा 3, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसको आपने सी लिखना है क्योंकि यहां पर बी की जगह बी आया, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, राइट आंसर। तो इसके बाद देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक फील्ड। बोलते कि जो इलेक्ट्रिक, एक तो थी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड और एक हुई जो पोलराइज्ड होने के बाद। जो पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द सेम डायरेक्शन, परपेंडिकुलर 0, लेकिन क्या होगा आंसर, ये होती है अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट देखिए इफ अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is inserted fully then plates of a capacitor its capacitance, मतलब पूरा की तरह से, जैसे मान लो ये आपके पास कैपेसिटर है और कैपेसिटर में पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक को हम लोग पुट कर देते हैं। तो हमें पता है कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है K टाइम्स ऑफ द इनिशियल
जो कैपेसिटेंस होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है सी नॉट व्हेन देयर इज नो मीडियम, वैक्यूम होगा, एयर होगी उस केस में, तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर रिजल्ट इन। तो ये बोल रहे कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालते हैं तो क्या होगा, ये बोल रहे इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा है डिक्रीज इन कैपेसिटेंस। ये तो नहीं होता क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रिड्यूस होती है बाय फैक्टर के। डिक्रीज इन पोटेंशियल और डिक्रीज इन इंक्रीज इन कैपेसिटेंस, फिर इंक्रीज इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस। तो ये तो हमें पता है कि देखिए कि कैपेसिटेंस तो क्या होता है, बढ़ जाता है, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, और Q होता है CV के इक्वल, चार्ज रहता है कंजर्व्ड, 4 पे ज्यादा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो वोल्टेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अब कैपेसिटेंस जब बढ़ जाएगा तो वोल्टेज क्या होगी, रिड्यूस। ये हमने यहाँ भी पढ़ा था कि वोल्टेज क्या हो जाती है, रिड्यूस। तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंक्रीज इन कैपेसिटेंस। तो हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रहेगा हमारा राइट आंसर। तो हमने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही जो 4 क्वेश्चन हो गए उनका आंसर देना। फोर्थ केस स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली केस स्टडी आई थी 2025 सीरीज ए में। ये वाली केस स्टडी सीरीज ए में आई थी। तो देखिए किस तरह की केस स्टडी थी। A capacitor is a system of 2 conductor is separated by an insulator, ठीक है ना। इंसुलेटर मतलब एयर, वैक्यूम, कागज, रबड़, कुछ भी हो सकता है। Its capacitance is defined by C is equal to Q upon V, where Q and Q are the charge on the 2 conductors, and V is the common potential difference. C is the determined by geometrically by shape, size and relative। क्योंकि C का जो फॉर्मूला होता है, देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एरिया और डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट को क्या है, कांस्टेंट। तो ये बोल सकते हैं कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है सी की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, एरिया पे और डिस्टेंस के बीच में, 2 पैरेलल प्लेट के बीच की डिस्टेंस। यहां पर लिखा हुआ है, फिर लिखा है कि कैपेसिटेंस सी इंक्रीजेस फ्रॉम इट्स वैल्यू सी नॉट व्हेन देयर इज नो वैक्यूम, और सी नॉट से इंक्रीज हो जाती है के टाइम्स, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंसुलेटिंग सब्सटेंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि व्हेन अ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब बहुत सारे कैपेसिटर जोड़े गए उस सीरीज में, देन कैपेसिटर पोजेसेस सेम। तो जब हम लोग बहुत सारे कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या रहता है, सेम। कैपेसिटी सेम नहीं रहती, कैपेसिटी पे फर्क पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस तो सीरीज में डिफरेंट होता है। एक ही चीज जो सेम होगी तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा चार्ज। चार्ज क्या रहता है सीरीज में, सेम रहता है, चाहे रेजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, उसके अक्रॉस करंट भी क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट, अ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, और यहां पर देखिए एक दिया वोल्टेज दिया है 250 और कैपेसिटेंस दिया है जी 10 पिको फैराड, और 10 पिको फैराड कितना होता है, ये होता है 10 × 10⁻²। फिर पूछा गया कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो, सॉरी कैपेसिटेंस नहीं पूछा, क्या पूछा गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था और सी ये दिया हुआ था, चार्ज पूछा है। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CB। तो Q इज इक्वल टू आएगा, C की जगह आएगा 10 × 10⁻² या 250, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 25 × 10⁻10, और इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -10 वाली पावर तो है नहीं, तो इसको लिखा जा सकता है 2.5 × 10⁻9 कूलम, 2.5 × 10⁻9 कूलम। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, राइट आंसर। तीसरा, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज द, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर क्या रहता है, चार्ज ऑन जो कैपेसिटर में जो चार्ज रहता है वो मोस्टली किसकी वजह से रहता है, वो रहता है चार्ज ऑन अ पॉजिटिव प्लेट की वजह से। क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्ज आता प्लेट पे, फिर उसके बाद वो इंड्यूस करता है नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज को कौन इंड्यूस करता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन अ कैपेसिटर वो किसकी वजह से होता है, चार्ज ऑन अ पॉजिटिव प्लेट की वजह से। एक प्लेट को जब हम दूसरी प्लेट के कांटेक्ट में लाते हैं और दूसरी वाली प्लेट को क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। तो यहां पर देखिए
चौथा जो क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बिकम्स 10 माइक्रोफेराड व्हेन एयर बिटवीन द प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मतलब ये हुआ कि सी डैश दिया हुआ है, आप सी दिया हुआ आपको कितना 10 माइक्रोफेराड और के की वैल्यू दी हुई है 2 और सी होता है के टाइम्स ऑफ सी नॉट और सी नॉट की जो वैल्यू आएगी, सी नॉट की वैल्यू आएगी सी अपॉन के। तो सी कितना था, पहले था ये 10 और ये हुआ 2, तो ये बना 5 माइक्रोफेराड। और यहां पे आपने बस ये ध्यान रखना है कि ये बोल रहे कि व्हेन एयर बिटवीन द प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था तब इसकी जो कैपेसिटी थी तब था 10 माइक्रोफेराड। और उसके बाद जब इसके बीच में एयर पहले कितना था इनिशियल, तो आपने सी नॉट निकालना है, तो इसका आंसर रहेगा 5। तो ऑप्शन ए रहेगा जी हमारा राइट आंसर। तो देखिए केस स्टडी फिफ्थ केस स्टडी की अगर हम लोग बात करें तो फिफ्थ केस स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली जो केस स्टडी थी ये आई थी सीरीज बी में, सीरीज बी 2025, सीरीज बी 2025 में ये केस स्टडी देखने को मिली थी। तो इस साल खुशी की बात यह है कि इस साल एक ही केस स्टडी आएगी, सीरीज बेशक 3 होगी लेकिन केस स्टडी सेम रहेगी, एक ही केस स्टडी। तो देखिए ये केस स्टडी क्या आई थी कि एन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आई थी, ये पोटेंशियल वाले टॉपिक से आई थी। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस ओवर विच पोटेंशियल हैज कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां बोल सकते हैं आप कांस्टेंट वैल्यू होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और हमें ये पता है कि वर्क डन इस पे क्या होता है, 0 होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। नेक्स्ट है for a point charge concentric sphere centered at a location of a charge on equipotential surface, the electric field E at a point, ठीक है ना, तो ये अट्टा नहीं है, ये है at point is perpendicular to the equipotential surface। तो एक आपको ये भी पता होना चाहिए, through the point E is in the direction of steepest decreases of the potential, और पोटेंशियल एनर्जी जो दी हुई 2 पॉइंट सिस्टम की वो है ये। फिर ये इसके बीच में पोटेंशियल दिया गया है और एक्सटर्नल पोटेंशियल, और Q इंटू एक फॉर्मूला V इज इक्वल टू Q इंटू VR। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर आप पोटेंशियल को 4 से मल्टीप्लाई करते हो वो बनती है पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल मोमेंट P इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस PE, फिर इज जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो यही है सेम, देखिए सेम वाला पॉइंट इन कैविटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो यहां से नीचे तो देखिए हमने पहली केस स्टडी की थी, तो 2-4 पॉइंट इसमें भी वही है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले पूछा कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है हमेशा नॉर्मल, तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी होगा 90 डिग्री। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर बोथ क्या है, ये बोल कि बोथ वेक्टर है, स्केलर है, वेक्टर या बोथ स्केलर, ये दोनों क्या है, ये दोनों है स्केलर क्वांटिटी। तो आप लिख सकते हो बोथ स्केलर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन चार्जेस whose total sum is not 0 आर अप्रोक्सीमेटली। तो जब ये ग्रेट डिस्टेंस पे होते हैं तो सिस्टम बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। तो सिस्टम कैसे बिहेव करता है, सिस्टम बिहेव करता है पॉइंट चार्ज की तरह। तो पॉइंट चार्ज तरह बिहेव करता है, तो इसके जो स्फीयर होंगे वो कैसे होते हैं पॉइंट चार्ज के, ये होते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, पॉइंट चार्ज के होते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सीरीज बी में भी देखो, सीरीज बी में भी 2 न्यूमेरिकल टाइप जैसे आए थे जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर की, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल आएगा, छोटी सी न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर की जाएगी। A charge of 5 coulomb moves between 2 plates maintained at a potential difference of 0.5 at a potential difference। तो ये वाली आपने ये लाइन आपने काट देनी है, at a potential difference के बाद ये लाइन आपने काट देनी है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.5 वोल्ट। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द चार्ज, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी का वर्क डन के इक्वल होगा, ये होगा Q इंटू बी। तो ये होगा किसके इक्वल, ये होगा जी 5 इंटू 0.5। तो W इज इक्वल टू 2 प्लेट के बीच में हो रहे 2 प्लेट्स मेंटेन्ड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.5 वोल्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2.5। तो कितना वर्क डन होगा, ये वर्क डन होगा 2.5 जूल। तो ये रहेगा हमारा राइट आंसर। बस बार बार यही बोल रहा हूं कि आपको
केस स्टडी केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, केस स्टडी को आपको केस स्टडी को केयरफुली एनालाइज करना पड़ेगा, उसी के अंदर ही है सारे क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट केस स्टडी देखिए, केस स्टडी 6, और ये वाली जो केस स्टडी आई थी सीरीज सी में 2025, सीरीज सी 2025। तो 2025 में जो ये केस स्टडी आई थी तो सेम देखिए, दो न्यूमेरिकल वैल्यू, एक फॉर्मूला बेस्ड आ सकता है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, और दो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो केस स्टडी को ध्यान से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला है द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेस बोथ व्हेन कंडक्टिंग स्लैब एंड इंसुलेटिंग स्लैब। देखो, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, चाहे कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करो, चाहे इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करो। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडक्टिंग स्लैब और इंसुलेटिंग स्लैब कब कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। सेकेंड, इन द फॉर्मर केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड केस कंडक्टर में जीरो होती है, और लेटर केस में देखिए ई लेस देन क्या होता है, ई नॉट। फिर एक पोटेंशियल का फॉर्मूला है ई इंटू डी, कैपेसिटी ये बोल रहे कि पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, और इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। It should be clearly understood that when a dielectric slab is introduced in a plate of charged capacitor with बैटरी कनेक्टेड, ये पॉइंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी बैटरी कनेक्टेड होगी, जैसे पीछे जितने क्वेश्चन किए हमने वहां पे ये ऐसा मेंशन नहीं था कि बैटरी कनेक्टेड है, नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि when dielectric slab is introduced in between the plate of charged capacitor with, बैटरी लगी हुई है और आप क्या कर रहे हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल रहे हो। The capacity C and charge increases, potential difference remains constant. बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल रहता है उसमें कांस्टेंट, रिड्यूस नहीं होता, पहले हो रहा था रिड्यूस। अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटी और चार्ज क्या हो जाता है, ये हो जाता है इंक्रीज। फिर एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीजेस, एनर्जी स्टोर भी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है डिक्रीज। फिर तीसरा केस है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इन अ रीजन विद इलेक्ट्रिक फील्ड दी इन्होंने इतनी। तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, बैटरी कनेक्टेड। बैटरी कनेक्टेड वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग रहता है। अब क्या होगा, देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द 2 पॉइंट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये उल्टा होता है रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है और सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन कैपेसिटर में उल्टा होता है, जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। तो आप ये लिख सकते हो कि पैरेलल के केस में कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज। ये सिंपल सा पूछा गया था। फिर दूसरा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट। ठीक है ना, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखो फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, फिर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो अगर डी को क्या करते हो, अगर आप पुल्ड अपार्ट, ठीक है ना, पहले मान लो डिस्टेंस इनके बीच में डिस्टेंस इतनी थी और उसके बाद आपने डिस्टेंस इतनी बढ़ा दी, और डिस्टेंस अगर आप इंक्रीज करते हो तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा डिक्रीज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल चार्ज इंक्रीजेस, पोटेंशियल इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर नेक्स्ट में है इफ देयर आर एन कैपेसिटर इन अ पैरेलल कनेक्टिंग टू बी वोल्ट सोर्स द एनर्जी स्टोर्ड इन इक्वल टू। यहां पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इक्वल कैपेसिटर होंगे, हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, इक्वल। तो एनर्जी जो होती है इसमें, तो देखिए पैरेलल के केस में तो n टाइम्स हो जाता है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, n टाइम्स हो जाएगी। फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एनर्जी को n ऑफ हाफ सी बी स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी ये रहेगा हमारा राइट आंसर। फोर्थ देखिए, फोर्थ न्यूमेरिकल टाइप आया था कि 15 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी उसमें, तो एनर्जी की जगह हम लोग लिखेंगे हाफ सी बी स्क्वायर। हाफ सी बी स्क्वायर, तो देखिए हाफ की जगह हाफ, और कैपेसिटर की जगह यूज करते हैं 15 इंटू 10⁻⁻12 पिक होता है इतना, और वोल्टेज है जी 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.5, तो ये बन गया 4 और ये आएगा 8। 7.5 इंटू 10⁻⁻8। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन डी रहेगा हमारा राइट आंसर। ओके जी, तो केस स्टडी नंबर 7। तो केस स्टडी नंबर 7 देखिए,
तो नेक्स्ट केस स्टडी देखिए, सेवंथ केस स्टडी। सेवंथ केस स्टडी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हाई लेवल की केस स्टडी है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज अ फिजिकल इंटरप्रेटेड एज द वर्क डन बाय द फील्ड इन डिस्प्लेसिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट। तो एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर रिलेटेड, तो इनके बीच में ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, उसका फॉर्मूला है ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज एट दैट पॉइंट। तो ये गिवन है इंफॉर्मेशन, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट अ स्मॉल डाइपोल मोमेंट P। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि यहां पे नहीं लिखा हुआ है। तो स्मॉल डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है, जैसे आप पढ़ते थे ना एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, लेकिन सेम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए। तो उसका फॉर्मूला होता है P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। तो ये बोल रहे इक्वेटोरियल लाइन के केस में थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, थीटा की वैल्यू आ जाती है 90, और हमें पता है कि अगर थीटा 90 होगा तो cos 90 डिग्री, cos 90 होगा 0। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है 0। तो हमारा जो आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। तो पहले का आंसर आएगा ऑप्शन सी। सेकेंड वन, n small drops of the same size are charged to bolt B if they combine to form a single larger drop then potential, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कंबाइन करना। तो यहां पर देखिए छोटे छोटे ड्रॉप, अगर आपके पास n टाइप्स ऑफ ड्रॉप थी, उनसे एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं, तो इन सब का पोटेंशियल था B पोटेंशियल से क्या कर रहे थे इनको, इन सब का पोटेंशियल था B, जितनी भी छोटी छोटी ड्रॉप थी। तो ये बोल रहे कि बाद वाला जो B डैश होगा वो कितना होगा जब सारी ड्रॉप को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो V डैश, ये फॉर्मूला होता है इनिशियल जो चार्ज होगा और n की पावर होगी 2/3। ये आपने हमेशा याद रखना, पोटेंशियल के केस में होगा n 2/3। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं एंट्रेंस में, और बाकी की जगह क्या होगा, n की पावर होगा 1/3। तो कोई अगर इसकी जगह पूछते ना कि रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, कुछ ऐसा, तो आना था n की पावर क्या आना था 1/3, लेकिन सिर्फ पोटेंशियल केस में आता है n की पावर 2/3। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 कूलम बाय 2 सेंटीमीटर 2 जूल ऑफ वर्क इज डन, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। तो हमें पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क इज इक्वल टू, वर्क कितना था, वर्क है जी, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो वर्क कितना गया था, वर्क था 2 जूल, और चार्ज कितना है, चार्ज है 20। तो ये बनेगा 1/10, तो इसका आंसर आएगा 0.1। तो 0.1 ऑप्शन ए क्या रहेगा, राइट आंसर। फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन है टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस ईच अदर ऑफ 1 कूलम आर प्लेस्ड, ठीक है ना। दो चार्ज थे, एक पॉजिटिव है और एक है नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। फिर क्या लिखा है, ईच अदर ऑफ द 1 कूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो इसके बीच में क्या करना है कि एक कूलम चार्ज को, और कौन सा चार्ज है 1 कूलम, एक चार्ज प्लेस किया तो क्या करेगा, पॉजिटिव वाला उसको रिप्लेस करेगा, ये वाला उसको इधर की तरफ रिप्लेस करेगा। तो लेकिन ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसके बीच में पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल क्या होगा, इसमें 0 होगा, क्योंकि ये मिडवे में है, डिस्टेंस सेम है, और चार्ज क्या है, यहां पे आपने हमेशा याद रखना कि जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल डिपेंड करता है उसके सोर्स चार्ज पे, इस पे, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, और इसको भी क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। एक बार पॉजिटिव है, एक बार क्या है, नेगेटिव। और अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला आएगा प्लस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सेंटर पे, और एक आएगा माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। यहां भी क्या आएगा R, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये नेट पोटेंशियल क्या बनेगा 0। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। तो इस तरह से यहां पर देखिए, इस केस स्टडी में क्या हो, इस केस स्टडी में कुछ एक दो जगह पे जो नॉलेज था वो इस केस स्टडी में नहीं है,
ठीक है ना। ऐसी केस स्टडी भी हो सकती है कि इसमें जो कुछ लिखा है वो इसमें नहीं आया, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो देखिए केस स्टडी एट्थ नंबर पे जो केस स्टडी है उसमें क्या लिखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर फ्लैट कंडक्टिंग प्लेट्स अरेंज पैरेलल टू द वन अनदर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इट्स कैपेसिटेंस इज गिवन बाय। तो यहाँ पर ये आना चाहिए था कि कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब हम लोग डाल देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बनता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। फिर ए एरिया दिया है, डी दिया है, सेपरेशन बिटवीन देम द टू प्लेट्स गिवन प्लेट, एंड के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर लिखा है व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी थिकनेस इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट देन कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज्ड, redistribution of charges takes place due to dielectrics। ये बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स की वजह से जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो टेक प्लेस करता है, और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप फिल करते हो तो इसमें कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर व्हेन मेटेलिक कंडक्टर, एक बार डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तब भी क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, और मेटेलिक कंडक्टर डालोगे तब भी क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, अगेन इंक्रीज्ड होता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो मैंने कहा था आपको कुछ केस स्टडी ऐसी भी होगी जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की भी जरूरत होगी। जरूरी नहीं कि जितना भी केस स्टडी में लिखा होगा वो यूज किया जा सकता, हो सकता है स्टेटमेंट अरे परे भी हो, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। तो यहां पर देखते हैं पहला वाला क्या है, ये लिखा व्हेन टू आइडेंटिकल कैपेसिटर आर चार्ज्ड इंडिविजुअली टू डिफरेंट पोटेंशियल एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल आफ्टर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम दिस सोर्स। ओके जी, ये बोल रहे कि दो कैपेसिटर है डिफरेंट, उनको पहले चार्ज करना है, पहले वाले को अलग बैटरी से चार्ज करना है, दूसरे वाले को अलग बैटरी से चार्ज करना है, फिर क्या करना है, सोर्स को रिमूव कर देना, फिर जो दो कैपेसिटर आपके पास चार्ज है उनको कनेक्ट करना है पैरेलल। तो उनको जब पैरेलल में कनेक्ट करना तो देखिए क्या होगा, नेट चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ इनिशियल चार्ज। तो चार्ज तो कंजर्व रहता है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है। फिर दूसरा है नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस केस में क्या होगा कि जब दो चार्ज्ड कैपेसिटर को अगर आप कनेक्ट करोगे तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर नहीं होता है प्रीवियस के सम के। जैसे मान लो पहले वाले में 30 वोल्ट था तो दूसरे वाले में 20 वोल्ट है, तो ऐसा नहीं होगा कि बाद वाले का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 होगा। उसमें एक नई टर्म ऐड होती है, उसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल उसके सम के इक्वल नहीं होता, तो दूसरी स्टेटमेंट भी राइट है। तीसरी स्टेटमेंट है नेट एनर्जी स्टोर्ड इज लेस देन सम ऑफ इंडिविजुअल इनिशियल एनर्जी। तो इनिशियल में उसकी जो एनर्जी होती है, दोनों कैपेसिटी की एनर्जी डिफरेंट रहेगी, लेकिन जब उनको कनेक्ट करेंगे आपस में, तो जब कनेक्ट करेंगे तो उधर क्या होगा, उधर होगा लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब है कि जो फाइनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, थोड़ी कम होगी इनिशियल एनर्जी से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेट एनर्जी स्टोर्ड इज लेस देन। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट राइट है, तो हमारा जो आंसर बनेगा, हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रहेगा जी हमारा राइट आंसर। सेकंड वन, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस सी इफ इंटरवेनिंग मीडियम ऑफ परमिटिविटी, ये वाला यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन नॉट होता है वैक्यूम और एयर के लिए, और एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन होता है सिंपल परमिटिविटी इन मीडियम। ठीक है, कोई मीडियम यूज किया, तो बिटवीन द प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मीडियम परमिटिविटी एप्सिलॉन अपॉन 2, देन कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखिए अगर हम मीडियम के बारे में बात करें तो मीडियम का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन एम, ऐसे लिखते हम एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन एम, और इसकी जगह आएगा ए अपॉन डी। और ये बोल रहे हैं कि इसकी जगह पे क्या लिख दें, इसकी जगह पे डैश, तो इसकी जगह पे आएगा, ये मीडियम इस बार क्या कर दिया है, ये 2 कर दिया, यहाँ पर देखिए 2 कर दिया हाफ, तो ये आएगा ए अपॉन डी, तो ये आएगा हाफ, ये बन गया जी आपका किसके इक्वल, सी के इक्वल। अगर मीडियम हाफ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मीडियम ट्वाइस होगा तो कैपेसिटेंस भी ट्वाइस होगा, और मीडियम को अगर आपने हाफ कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, जो न्यू कैपेसिटेंस है, नया कैपेसिटेंस बनेगा हाफ। थर्ड की बात करें तो देखिए अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले फोर्थ में, क्योंकि आपसे पूछा गया है फोर्स फाइंड आउट करना है ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए दिया, एरिया दिया है, चार्ज दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला, ऑप्शन डी। पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स का फॉर्मूला, ये किसके इक्वल है, ये है फोर्स के इक्वल। तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज हम लोग इसमें कैसे यूज करते हैं, फोर्स, और लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले फॉर्मूले को बनाते हैं, तो फॉर्मूले में लिखा है
चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो ये बना चार्ज ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की। चार्ज और एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट ये चला जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा हाफ ई इंटू क्यू, हाफ ई इंटू क्यू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड नहीं है, यहाँ पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10⁵ और चार्ज दिया 1 माइक्रोकूलम का। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाफ की जगह हाफ, इसकी जगह 10⁵ और चार्ज क्या यूज करेंगे, चार्ज यूज करेंगे 10⁻⁻⁶। तो ये बनेगा जी, ये बनेगा, ये बन गया देखो 0.5, ये बन गया 10⁻⁻⁻1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.05। तो 0.05 ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में, तो यहां पर ये नहीं लिखा था, इस पैराग्राफ में ये फॉर्मूला गिवन नहीं था, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए सो दैट आप क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल हो उसको इजीली सॉल्व कर सके। केस स्टडी देखिए, क्वेश्चन लास्ट केस स्टडी देखिए। तो नेक्स्ट केस स्टडी देखिए, ये केस स्टडी है लास्ट केस स्टडी। तो लास्ट केस स्टडी में दिया है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एरिया 0.04 मीटर स्क्वायर, सेपरेशन दिया है 1 mm का, इट इज इनिशियली एयर फील्ड, पहले है एयर फील्ड, ये आपने ध्यान रखना है। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर को ही के बोलते हैं, और ये 1 होता है कौन से केस में, एयर और वैक्यूम के लिए। एयर और वैक्यूम के लिए इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, 1। रिलेटिव परमिटिविटी 1 कंसीडर करते हैं। फिर एंड रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज देन इंसर्टेड, यहां पर जो एप्सिलॉन आर इंसर्ट किया गया है वो इंसर्ट कर दिया गया है एप्सिलॉन आर का। इसको आप ये समझ के चलो कि ये हमारे पास के की वैल्यू गिवन है, सो दैट इट फुली फिल हाफ प्लेट। ये भी आपने याद रखना है कि हाफ प्लेट को क्या कर रहा है, ये फुली फिल कर रहा है, लीविंग द अदर हाफ फील्ड एयर फील्ड। तो आधा एयर है, आधा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स पर है। H effects are negligible. Consider both battery connected and battery disconnected after initial charging situation. तो ये बोल रहे कि कंसीडर करना है कि आपने बोथ दी केस में बैटरी को डिस्कनेक्टेड और कनेक्टेड, क्योंकि बोथ दी केसेस में क्या होता है, ये अलग अलग केस रहता है कि जब हम लोग बैटरी को कनेक्ट करते हैं तब क्या बनता है, और बैटरी को जब डिस्कनेक्ट करते हैं तब क्या केस बनता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा और हाई लेवल की केस स्टडी है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है। क्वेश्चन में है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आफ्टर द पार्शियल डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन, और डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन करना है हाफ, एरिया कवर्ड इज क्लोजेस्ट, ठीक है ना। तो और यहां पर देखिए ये क्या बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस डी। यहां पर ये वाला है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि डाइलेक्ट्रिक जो डाला है उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी थिकनेस है डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्लैब में पुट करोगे, ये वाला मैंने एक कैपेसिटर बनाया, और कैपेसिटर में डी क्या होता है, हमें पता है कि डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू होती है, ये होता है डी, ये डी। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हाफ फील्ड, तो जब इसमें हाफ फील्ड करेंगे उसकी डिस्टेंस तो डी रहेगी, डिस्टेंस डी, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ, एरिया हाफ। और इधर एयर पुट करना है, तो एयर पुट करेंगे तो यहाँ पे के की वैल्यू रहेगी 1, आधे में हवा पुट करनी है, और आधे में क्या पुट करना है, आधे में पुट करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन सा, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, जिसमें के की वैल्यू होगी कितनी, 3। यहाँ पर लिखा है एप्सिलॉन आर, ये किसके इक्वल, 3 के इक्वल, तो यही के होता है, एक में के की वैल्यू 3 और एक केस में के की वैल्यू 1। अब ये दो कैपेसिटर बन गए, इसमें भी एरिया क्या होगा, इसमें भी एरिया होगा हाफ। ये दो कैपेसिटर बन गए, एक में एयर है और आधे में क्या फिल किया है ये। तो सबसे पहले तो ये कौन सा केस है, ये वाला केस है हमारा, किसका केस है, ये है पैरेलल का केस। तो पैरेलल के केस में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए देखिए कैपेसिटेंस आएगा इसका नेट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस डिफरेंट हो जाएगा। तो पैरेलल केस में देखिए, पहले वाले के केस में ये आएगा के ए K1 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, एरिया हो गया था 2 तो a/2 लिख लिया, और डिस्टेंस है ये सेम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। K2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, तो ये आएगा 2d के इक्वल। कॉमन जब लेंगे तो यहां देखिए ये आएगा
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d, तो ये बन गया k1 प्लस k1 प्लस k2। तो नया जो कैपेसिटेंस होगा, ये पैरेलल में, कैपेसिटर पैरेलल में क्या होता है, ऐड होते हैं, तो इस वजह से देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d k1 प्लस k2 की, ये इसको k1 लिख लो और इसको k2 लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें आएगा क्या, अब जब फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, तो फॉर्मूले में एरिया दिया है, डी की वैल्यू दी है, सब कुछ दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो न्यू कैपेसिटेंस आएगा, न्यू कैपेसिटेंस किसके इक्वल आएगा, न्यू कैपेसिटेंस आएगा ए, एरिया था 0.04, इसमें पुट करना है इस वाले फॉर्मूले में, एक 0.04, और एप्सिलॉन नॉट तो हम पता है एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और आगे आया 2d है जी 1 mm का, और 1 mm देखिए 1 mm की जगह क्या आएगा 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 mm किसके इक्वल होता है, ये होता है 10⁻³ मीटर के इक्वल। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, k1 की जगह क्या पुट कर देंगे, k1 की जगह पुट करना है 3 और इस जगह पुट करना है 1, तो ये बन जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर जगह नहीं कैलकुलेट करने के लिए, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 708 पिको फैराड के इक्वल। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो आपने इसको कैलकुलेट जरूर करना और कैलकुलेट करने के बाद बताना कि क्या आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेकंड वन देखिए, सेकंड वन बोला कि विद द बैटरी कनेक्टेड, with the battery connected at 300 volt, the charge on a capacitor after insertion is। तो ये बोल रहे कि जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे आफ्टर इंसर्शन क्या होगा। तो मेन पॉइंट यहां पर है विद द बैटरी कनेक्टेड। तो बैटरी कनेक्टेड के केस में आपने हमेशा ये याद रखना कि जो चार्ज होगा Q डैश, ये क्या हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है, ये चार्ज क्या हो जाता है, ये चार्ज बढ़ जाता है इस केस में, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर है द चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर इंसर्शन, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालने के बाद देखिए जो C डैश हमारा आया और वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, C डैश हमारा आया था 708 और ये था किसके इक्वल, पिको फैराड के इक्वल। तो पिको फैराड, पिको कितना होता है 10⁻⁻12, तो ये होगा 10⁻⁻12 और वोल्टेज थी 300। इसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया 4, ये बन गया 2, ये बन गया 2124, और जो इसकी पावर आएगी 10⁻⁻10, और इस पावर को अगर हम लोग नैनोमीटर में कन्वर्ट करते थे, ये बन गया 212.4 इंटू 10⁻⁻, नैनो कूलम आप बोल सकते हो। तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्यों, आफ्टर इंसर्शन पूछा है, आंसर क्या आएगा, आफ्टर इंसर्शन के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया कि इफ द कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज टू 300 वोल्ट, जब एयर में था ओनली, जब उसके बीच में कोई भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं था, देन डिस्कनेक्टेड। अब यहां पर है डिस्कनेक्टेड, बैटरी क्या की गई है, डिस्कनेक्ट की गई है। तो बिफोर द इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक और द न्यू वोल्टेज बिकम्स। तो न्यू वोल्टेज में यहां पर देखो, जब हम लोग लिखते हैं डिस्कनेक्टेड, तो डिस्कनेक्टेड के केस में एक फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है कि भाई नया जो वोल्टेज बनेगा वो बनेगा P0/K डिस्कनेक्टेड केस में। लेकिन ये हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो फुली फील्ड नहीं है, पूरा का पूरा हम लोग कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को नहीं डाल रहे हैं, हम लोग उसका सिर्फ और सिर्फ हाफ पोर्शन यूज कर रहे हैं, हाफ पोर्शन यूज कर रहे हैं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि जब डिस्कनेक्टेड होती बैटरी, तो एक कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए कि इस केस में चार्ज क्या रहता है, चार्ज बाद वाला चार्ज इसमें इंक्रीज नहीं होता, इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा सेम रहेगा चार्ज। ओके, तो ये बात हमने इंपॉर्टेंट नोट कर ली है कि चार्ज क्या रहेगा, चार्ज रहेगा इसमें कांस्टेंट, चार्ज इसमें चेंज नहीं होगा। तो बाद वाला जो वोल्टेज होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा बाद वाला चार्ज डिवाइडेड बाय बाद वाला कैपेसिटेंस कितना हुआ था, और नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था Q इंटू C डैश, और ये होगा V डैश। न्यू वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो न्यू वोल्टेज को जब फाइंड आउट करोगे तो न्यू वोल्टेज का फॉर्मूला होगा Q डैश अपॉन C डैश। C डैश तो हमें पता है, C डैश तो देखिए Q डैश की वैल्यू डालनी बस। C डैश था 708, कितना आया था, पिको फैराड, ये आया था पिको फैराड। लेकिन Q डैश किसके इक्वल है, Q डैश है जी, Q डैश होगा Q नॉट के इक्वल। और ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा इनिशियल
और ये इससे मिलेगा इनिशियल कैपेसिटेंस। तो इनिशियल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जब एयर था ओनली। तो इस केस में देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा 0.04 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय डी की जो वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू आएगी 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 354 पिको फेराड के इक्वल इनिशियल कैपेसिटेंस। इसका इनिशियल कैपेसिटेंस आप लिख सकते हो ये सी नॉट है। सी नॉट के बाद देखिए क्यू नॉट किसके इक्वल आएगा, क्यू नॉट आएगा सी नॉट इंटू बी नॉट। तो सी नॉट है 354 पिको फेराड को लिखते हैं 10⁻⁻12 और वोल्टेज है जी 300। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 106.2 नैनो कूलम के इक्वल। और जो ये क्यू डैश है, क्यू डैश ही क्यू नॉट ही किसके इक्वल है, क्यू डैश के इक्वल है। तो यहां पर बस वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू देखिए आएगी 106.2 नैनो कूलम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए, इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा एग्जैक्ट, तो ये आएगा नैनो में था, ये पिको में है। तो इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 150। तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 150 वोल्ट। और आपने बस ये ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, ये वाला फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरा का पूरा फील्ड हो। तब हम लोग डायरेक्ट बोल सकते थे 300 है, 300 को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 3 होगा तो 3 से डिवाइड करें तब आंसर आ जाएगा इजीली। इसका फोर्थ देखिए, फोर्थ पार्ट में लिखा विद द बैटरी कनेक्टेड। तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट है विद द बैटरी कनेक्टेड। बैटरी कनेक्टेड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड बिटवीन द प्लेट इन द एयर रीजन एंड द डाइलेक्ट्रिक रीजन। तो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक हमारा था, डाइलेक्ट्रिक हमारा इस तरह से था कनेक्ट, इसमें इस तरह से हमारा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स। तो आधे में तो इसमें क्या था, आधे में इसमें था, इसमें एयर है और इसमें डाइलेक्ट्रिक है, इसमें डाइलेक्ट्रिक है और डिस्टेंस डी तो है सेम। तो जब भी बैटरी कनेक्टेड होगी तो आपने ये याद रखना है कि बी क्या रहता है, बी रहता है फिक्स्ड, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और अगर एयर वाले की बात करें तो एयर वाले के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, बी अपॉन डी, इसका फॉर्मूला। और इस केस में भी डाइलेक्ट्रिक के केस में भी क्या रहेगा, डाइलेक्ट्रिक के केस में भी इसका फॉर्मूला रहेगा बी अपॉन डी। तो इन बोथ द केसेस, चाहे एयर हो चाहे डाइलेक्ट्रिक हो, बी फिक्स्ड है, डी की डिस्टेंस भी क्या है फिक्स्ड है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा सेम। तो यहां पर देखिए इसका जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन देखिए पहले में ग्रेटर इन एयर एंड डाइलेक्ट्रिक्स, नहीं बोथ में इक्वल रहेगी, इक्वल इन बोथ रीजन, और दोनों के दोनों में क्या रहेगी, ये रहेगा बी अपॉन डी। तो ये था इसका फाइनल आंसर। तो मैं बार बार ये आपसे बोल रहा हूं कि आपको कुछ केस स्टडी ऐसी होती है कि जिसमें आपको नॉलेज होना चाहिए, कुछ फॉर्मूले आपको पहले से ही ऑलरेडी आने चाहिए कि बैटरी कनेक्टेड का क्या रिलेशन होता है और जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं उस केस में क्या होता है, क्योंकि हर बुक्स में ये दिया होता है, तो आपने वो फॉर्मूले भी जरूर पढ़ने हैं। ये था ऑल अबाउट केस स्टडी, और केस स्टडी एक ही आएगी। तो जितना हो सकता था और जहां से पॉसिबिलिटी हो सकती थी आने की, उतनी केस स्टडी हम लोग बना चुके हैं। तो आपने ये 9 केस स्टडी जितनी भी हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड की है, तो आपने अच्छी तरह से इनको प्रैक्टिस करना है। और कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि हमारा जो फुल कोर्स है वो कब तक अपलोड होगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूलें, प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, क्योंकि प्लेलिस्ट पे जाकर आपको पता लगेगा सीक्वेंस में हमने सारी वीडियो अपलोड कर दी है और 70% हम लोगों ने सिलेबस कवर कर दिया है। 30% जो बच गया तो आपने टेंशन नहीं लेना, वो भी आपके एग्जाम से पहले अपलोड हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई यूनिट के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए